आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे साम्यावस्था स्थिरांक के मात्रक, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें जो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिए गए उनमें कहीं पर भी केपी और केसी के मात्रक यानी यूनिट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो उसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो कह रहा है देखिए कि साम्यावस्था केसी का मान निकालते समय सांद्रण यानी कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में तथा केपी का मान निकालते समय आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर को पीए या केपीए मतलब किलो पास्कल बार अथवा एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब में व्यक्त किया जाता है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे। ऐसा हम लोग व्यक्त करते हैं। इस प्रकार साम्यावस्था स्थिरांक का मात्रक सांद्रता या दाब के मात्रक पर आधारित है। तो हमको ये पता चला कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मात्रक या तो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन या फिर दाब यानी प्रेशर पर आधारित है। यदि साम्यावस्था व्यंजक यानी जो इक्विलिब्रियम है उसके एक्सप्रेशन के अंश में घातांकों का योग हर में घातांकों के योग के बराबर हो तो अभिक्रिया H2 गैस प्लस I2 गैस उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन 2HI गैस के लिए Kc तथा Kp में कोई मात्रक नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि साम्यावस्था व्यंजक यानी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंश में घातांकों का योग हर के घातांकों के योग के बराबर होता है। तो अंश मतलब नॉमिनेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर, यानी जो ऊपर लिखा जाएगा वो अंश है, नीचे लिखा जाएगा वो हर है। तो ऊपर हम क्या लिखते हैं प्रोडक्ट और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट। तो इधर भी देखिए 2 मोल है और इधर एक मोल I2 और H2 के हैं, तो इधर भी 2 मोल है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ 2-2 मोल है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा होगा अंश और हर में घातांकों का योग बराबर हो तो एक को इसको हम अंश में लिखते हैं, प्रोडक्ट को इसको हर में लिखते हैं, यानी इसको नॉमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर में। तो देखिए मोल का योग बराबर है और जो मोल है यही घात में ऊपर लिखा जाता है। जो स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसी को तो पावर में लिखते हैं। तो कह रहा है अगर अंश और हर में घातांकों के योग यानी जो पावर हैं उनका सम इक्वल है तो केपी तथा केसी के कोई मात्रक नहीं है। यहाँ भी देखिए 1 मोल 2 मोल हो गया, इधर भी 2 मोल बराबर है, तो अंश और हर में बराबर मोल यानी घात रहेंगे। यहाँ भी देखिए इधर जो है इसमें देखिए इधर ये अंश में लिखा जाएगा तो इसमें पावर में 2 रहेगा, इधर 1 रहेगा। तो यहाँ देखिए अंतर है तो यहाँ पर मात्रक होगा। तो वही कह रहा है कि N2O2 गैस इक्विलिब्रियम 2NO2 गैस, इसके लिए Kc का मात्रक मोल पर लीटर तथा Kp का मात्रक बार है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये ऊपर रहेगा 1 घात में स्क्वायर रहेगा, ये नीचे रहेगा घात में 1 रहेगा। तो अगर नीचे वाली घात को ऊपर ले जाए तो 2 में 1 घटेगा, क्योंकि घातें घटती हैं, तो 1 ही बचेगा। तो मोल पर लीटर होगा, इसकी घात 1 ही तो है, मोल पर भी 1 है, लीटर पर भी 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग मात्रक लिखते हैं। तो कह रहा है यदि अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रामाणिक अवस्था में लिया जाए तो साम्यावस्था स्थिरांकों को विमाहीन यानी डायमेंशनलेस मात्रकों में व्यक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रामाणिक अवस्था में लें तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी कोई विमा नहीं होगी, यानी डायमेंशन लेस होगा। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज
इफ द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर स्पेसिफाइड। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में लिया जाए यानी प्रामाणिक अवस्था में, तो फिर वो डायमेंशन लेस होते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है, प्रामाणिक अवस्था का मतलब है जिस रूप में प्रकृति में पाए जाएं। जैसे हाइड्रोजन H2 के रूप में पाई जाती है, आयोडीन I2 के रूप में पाई जाती है, तो ये प्रामाणिक अवस्था हो गई। अब यहां देखिए प्रामाणिक अवस्था या स्टैंडर्ड स्टेट को और बारीकी से समझते हैं। तो जैसा हमने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में जिस प्रकार से पाई जाती है तो उसको स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे। अब कोई चीज प्राकृतिक अवस्था में पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक दाब होगा, यानी दाब 1 एटमॉस्फेयर होगा, 1 वायुमंडलीय दाब। और ये लगभग 1 बार होता है, 1.0093 या 13 ऐसे होता है, मतलब लगभग 1 बार होता है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर जिस अवस्था में कोई पदार्थ पाया जाएगा उसे उसकी प्रामाणिक अवस्था कह सकते हैं। अब देखिए इस पुस्तक में जो हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो इस चैप्टर में हमसे कहा गया है कि आप प्रेशर 1 बार में लिखेंगे, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रामाणिक अवस्था हम उसे मानेंगे कि 1 बार दाब पर जो सबसे स्थायी अवस्था होगी पदार्थ को, वही उसकी हम प्रामाणिक अवस्था या स्टैंडर्ड स्टेट मान लेंगे। तो अगर कोई अभिकर्मक या उत्पाद, अभिकर्मक एवं उत्पाद या नहीं, प्रामाणिक अवस्था में लिए जाएं तो साम्य अवस्था स्थिरांक में कोई विमा नहीं होगी, यानी विमाहीन मात्रकों में व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन करिए। तो देखिए जो भी हमने अभी तक पढ़ा ये स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, इसीलिए Kp और Kc की। और देखिए ऊपर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, Kc की कोई मात्रक नहीं रखे गए। इसका मतलब ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट यानी 1 बार प्रेशर पर और निश्चित ताप होगा, एक कोई ताप ले लेंगे तो निश्चित ताप पर और 1 बार दाब पर अपनी प्रामाणिक अवस्था में होंगे, यानी सबसे स्थायी अवस्था में होंगे। इसलिए न Kp की का कोई मात्रक लिखा गया है पुस्तक में जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, और न Kc का कोई मात्रक लिखा गया है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है अभिकारकों यानी रिएक्टेंट एवं उत्पाद को प्रामाणिक अवस्था में शुद्ध गैस की प्रामाणिक अवस्था 1 बार होती है। देखिए यहाँ लिख भी दिया है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर अभिकारकों को अंडरलाइन करिए, पूरा यहाँ से लेकर के पूरा ही अंडरलाइन कर लीजिए। इतना तो हम लोग अंडरलाइन कर ही चुके हैं, अब इसको अंडरलाइन करेंगे और आगे अंडरलाइन करेंगे। तो अभिकारक यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रामाणिक अवस्था यानी स्टैंडर्ड स्टेट में शुद्ध गैस की प्रामाणिक अवस्था 1 बार होती है। ध्यान दीजिए, प्रेशर की बात हम गैस के लिए करेंगे तो गैस का ही क्योंकि प्रेशर होता है, तो गैस की प्रामाणिक अवस्था का मतलब है कि 1 बार प्रेशर पर जो शुद्ध गैस अपनी सबसे स्थायी अवस्था में होगी उसे प्रामाणिक अवस्था या स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे। इस प्रकार 4 बार दाब प्रामाणिक अवस्था के सापेक्ष में 4 बार बटे 1 बार बराबर 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे प्रामाणिक अवस्था का मतलब स्टैंडर्ड स्टेट जो विमाहीन है। अब ध्यान दीजिए, बार बार कट जाएगा तो विमाहीन आया ना, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज अपनी प्रामाणिक अवस्था के सापेक्ष भी निकाल रहे हैं तो भी उसका मात्रक नहीं होगा। एक विलयन के लिए प्रामाणिक अवस्था
C0 यानी 1 मोलर विलयन है। ध्यान दीजिए, विलेय के लिए, सॉल्यूट के लिए, विलयन के लिए नहीं। तो देखिए कह रहा है एक विलेय के लिए प्रामाणिक अवस्था C0 यानी 1 मोलर विलयन है तथा अन्य सांद्रताएं इसी के सापेक्ष में मापी जाएंगी। तो अन्य जो कंसंट्रेशन है इसी के रिलेटिवली हम लोग मापेंगे। साम्य स्थिरांक का आंकिक मान चुनी गई प्रामाणिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका जो अंक में मान आया है 1, 2, 3, 4, 100, 200 जो भी आया वह चुनी हुई प्रामाणिक अवस्था पर निर्भर करेगा। इस प्रकार इस प्रणाली में Kp तथा Kc दोनों विमाहीन राशियां हैं, किंतु इनका आंकिक मान भिन्न प्रामाणिक अवस्था होने के कारण भिन्न भिन्न हो सकता है। तो देखिए चूंकि Kp और Kc दोनों विमाहीन राशियां हो जाएंगी जब प्रामाणिक अवस्था पर निर्भर करेंगी। कह रहा है साम्य अवस्था स्थिरांक या साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंकिक मान यानी नंबर वाली वैल्यू चुनी हुई प्रामाणिक अवस्था पर निर्भर करता है, जो स्टैंडर्ड स्टेट पर निर्भर कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि Kp और Kc दोनों विमाहीन राशियां हैं, किंतु उनका आंकिक मान यानी जो नंबर वाली वैल्यू है भिन्न प्रामाणिक अवस्था होने के कारण भिन्न हो सकता है। भिन्न प्रामाणिक अवस्थाएं हो सकती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, इसलिए इनके आंकिक मान यानी जो नंबर वाली वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने होमोजीनस इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ा, अब विषमांग अवस्था यानी हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो अंग्रेजी में देखिए इसे बोलेंगे हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया यानी विषमांग साम्यावस्था। तो देखिए जैसा नाम से विषमांग मतलब सारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अवस्थाएं समान नहीं है। विसमान मतलब असमान। तो एक से अधिक प्रावस्था वाले निकाय में स्थापित साम्यावस्था को विषमांग साम्यावस्था कहा जाता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में से एक ही नहीं होगी कि सारी लिक्विड हो, एक ही नहीं होगी कि सारी गैस हो, अलग अलग हो सकती है। तो इसे विषमांग साम्यावस्था या हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया बोलेंगे। उदाहरण के लिए एक बंद पात्र में जल वाष्प एवं जल द्रव के बीच स्थापित साम्यावस्था विषमांग साम्यावस्था है। तो यहाँ पर देखिए हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया के बारे में बता दिया कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इनकी अवस्थाएं सेम नहीं है। फिजिकल स्टेट, ये लिक्विड है L लिखा है, ये गैस है G लिखा है, मतलब ये द्रव के रूप में है, ये भाप के रूप में है, पानी है, दोनों पानी है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस उदाहरण में एक गैस प्रावस्था तथा दूसरी द्रव प्रावस्था है। इसी तरह ठोस एवं इसके संतप्त विलयन के बीच स्थापित साम्यावस्था भी विषमांग साम्यावस्था है। जैसे CaH2 का होल ट्वाइस सॉलिड है प्लस, यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ी है, इसको इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। एक्वस इसका मतलब ये पानी ही ले लिया है, सीधा पानी। एक्वस ब्रैकेट में लिखा है तो इसको हम पानी ही मानेंगे। एक्वस का मतलब जलीय विलयन, तो कुल मिलाकर के पानी लिया है। तो जब यहाँ H2O यानी पानी से रिएक्शन करा रहा है और एक्वस का मतलब लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पर पानी में CaOH का होल ट्वाइस टूट जाएगा Ca+2 और 2OH माइनस में, और पानी का विलयन है इसलिए एक्वस लिख दिया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ देखिए लिक्विड है, एक्वस लिखा है, ये सॉलिड है यानी ठोस है, तो अवस्थाएं बदल गई। या यूं कह सकते हैं कि इधर देखिए पूरा जलीय अवस्था है, इधर जो है जलीय और ठोस दोनों अवस्थाएं, कुल मिला के एक से ज्यादा अवस्थाएं हैं, इसलिए विषमांग साम्यावस्था है यानी हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया है।
विषमांग साम्य अवस्थाओं में अधिकतर शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव भाग लेते हैं। विषमांग साम्य अवस्था जिसमें शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव हो के साम्य अवस्था व्यंजक को सरल बनाया जा सकता है, क्योंकि शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रव का मोलर सांद्रण उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं होता बल्कि स्थिर होता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जो हमारे शुद्ध पदार्थ हैं, शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रव का जो मोलर कंसंट्रेशन है उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह स्थिर होता है। जैसे पानी शुद्ध, देखिए बोल रहा है शुद्ध ठोस हो या शुद्ध द्रव, प्योर की बात हो रही है। जैसे प्योर पानी है तो 1 लीटर लें चाहे 10 लीटर लें, सांद्रता तो समान है ना, जितना कंसंट्रेशन 1 लीटर का है उतना 10 लीटर का है। तो शुद्ध ठोस या द्रव का जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता बल्कि वो स्थिर होता है। मोलर कंसंट्रेशन देखिए बोल रहा है, मोलर का मतलब मोल प्रति लीटर। तो 1 लीटर में अगर मोलों की संख्या स्थिर है तो उसकी सांद्रता स्थिर रहेगी, चाहे आप जितना भी ले लीजिए। दूसरे शब्दों में साम्य अवस्था पर एक पदार्थ X की मात्रा कुछ भी हो, X सॉलिड हो, सांद्र या लिक्विड हो, के मान स्थिर रहते हैं। कहने का मतलब ये है, शुद्ध पदार्थ शुद्ध अवस्था की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसके विपरीत यदि X की मात्रा किसी निश्चित आयतन में बदलती है तो X गैस और X एक्वस मतलब जलीय विलयन के मान भी बदलते हैं। तो अगर हम X की मात्रा को निश्चित आयतन, जैसे हमने मोल पर लीटर लिया, मतलब 1 लीटर फिक्स है उसमें मोलों की संख्या, और अगर आयतन निश्चित नहीं है, वही कह रहा है इसके विपरीत X की मात्रा किसी निश्चित आयतन में बदलती है, यानी आयतन ही निश्चित आयतन में मात्रा बदल जा रही है X की, तो जाहिर सी बात है कि उसका कंसंट्रेशन भी अलग होंगे यार, बदल जाएंगे। यहां हम एक रोचक एवं महत्वपूर्ण विषमांग रासायनिक साम्य अवस्था कैल्शियम कार्बोनेट के तापीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन पर विचार करेंगे। तो ये नीचे देखिए जो दिया गया है इस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए CaCO3 सॉलिड है, ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। यहाँ पर देखिए CaCO3 सॉलिड है, CaO भी हमारा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और CO2 गैस है। तो अवस्था ठोस और गैस 2 अवस्थाएं आ गई। तो इसका मतलब हेट्रोजीनस यानी विषमांग साम्य अवस्था है, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया। तो उपरोक्त समीकरण के आधार पर हम लिख सकते हैं कि Kc = प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या है, CaO सॉलिड, इसका कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का व्यक्त करने का मतलब बड़े ब्रैकेट में बंद करना है। CO2 गैस को भी बंद किया और ये सब रिएक्टेंट को नीचे बंद किया। अब देखिए, अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि CaCO3 सॉलिड एवं CaO सॉलिड दोनों स्थिर हैं, इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सरलीकरण साम्य अवस्था स्थिरांक Kc डैश = CO2 गैस है। तो देखिए इस लाइन को यहां से फिर पढ़िए, क्योंकि शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रव का मोलर कंसंट्रेशन उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं होता बल्कि स्थिर होता है। दूसरे शब्दों में साम्य अवस्था पर एक पदार्थ X की मात्रा कुछ भी हो, साम्य अवस्था पर X सॉलिड की सांद्रता एवं X लिक्विड की सांद्रता के मान स्थिर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों मान स्थिर होंगे यानी कांस्टेंट होंगे, तो इसलिए इनसे कोई मतलब नहीं है। Kc केवल निर्भर करेगा CO2 गैस की सांद्रता पर, तो इसलिए दोनों हटा दिया गया। Kc डैश = CO2 गैस की सांद्रता ही Kc डैश को अभिव्यक्त करेगी। देखिए यहाँ लिख भी रहा है कि चूंकि CaCO3 सॉलिड एवं CaO सॉलिड दोनों स्थिर है। तो देखिए जब सॉलिड और लिक्विड आएगा तो उस पर Kc और Kp की वैल्यू निर्भर नहीं करेगी, जैसा यहाँ कह रहा है। X सॉलिड एवं X लिक्विड के मान
स्थिर होते हैं तो स्थिर रहेंगे यानी कांस्टेंट, तो ये कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे कह रहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि एक निश्चित ताप पर CO2 गैस की एक निश्चित सांद्रता या दाब CaO सॉलिड तथा CaCO3 सॉलिड के साथ साम्यावस्था में रहता है। तो कुल मिलाकर के CO2 की जो गैस है, स्पष्ट होता है कि निश्चित ताप पर, एक यानी कोई टेम्परेचर लेंगे, उस पर जो CO2 गैस है, तो CO2 गैस की एक निश्चित सांद्रता है, यानी जो उसकी कंसंट्रेशन है, वो दाब, किसका दाब, Ca और सॉलिड तथा CaCO3 सॉलिड के साथ साम्यावस्था में रहता है। सांद्रता या दाब यानी कंसंट्रेशन या प्रेशर। प्रयोग करने पर यह पता चलता है कि 1100 केल्विन पर CaCO3 सॉलिड एवं CaO सॉलिड के साथ साम्यावस्था में उपस्थित CO2 का दाब 2 × 10⁵ पास्कल होता है। इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, इस प्रकार होगा। कह रहा है Kp = PCO2 = 2 × 10⁵ पास्कल अपान 10⁵ का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 Kp की वैल्यू। तो चूंकि पास्कल में पास्कल का भाग दिया तो कट गए, तो इसलिए Kp का कोई मात्रक नहीं है। इसी प्रकार से देखिए यहां पर Kc डैश में लिखा गया है CO2 गैस की सांद्रता। तो इसी प्रकार ये CO2 गैस की जो सांद्रता है, तो इस सांद्रता को जब मोल पर लीटर बटे मोल पर लीटर करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो Kc डैश की भी कोई मात्रक नहीं होगा, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है, अभी जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है कि स्टैंडर्ड स्टेट बटे उसकी जो है जो अवस्था होगी उसमें भी मोल पर लीटर लिखेंगे तो कट जाएगा। अब देखिए आगे एक एग्जाम्पल दे करके हमको फिर समझाने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है निकिल सॉलिड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसकी साम्य अवस्था पर NiCO4 गैस के रूप में है। तो कह रहा है इसके लिए अगर हम साम्य अवस्था स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए Kc = NiCO4 NiCO का होल फोर्थ, इसकी सांद्रता बटे प्रोडक्ट की सांद्रता 4CO गैस की। निकिल देखिए यहां पर नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि निकिल सॉलिड है, इसका सांद्रता उसी प्रकार से जैसे यहां पर सॉलिड सॉलिड थे तो दोनों स्थिर हैं यानी कांस्टेंट हैं, तो इसलिए इनको नहीं रखा गया था। तो उसी प्रकार वहां भी नहीं रखेंगे, तो यहां भी सॉलिड कांस्टेंट रहेगा तो इसको नहीं रखा गया, केवल गैस वाले रखे गए हैं। तो Kc = जो गैस वाले हैं वही रहेगा, प्रोडक्ट ये है तो ऊपर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे, 4 का गुणा है तो पावर में 4 चला गया। अब देखिए यहाँ पर हमसे बता रहा है कि ध्यान रहे कि साम्य अवस्था स्थापित होने के लिए शुद्ध पदार्थों की उपस्थिति आवश्यक है, भले ही उनकी मात्रा थोड़ी हो, किंतु उनके सांद्रण या दाब साम्य अवस्था स्थिरांक के व्यंजक में नहीं होंगे। तो ये बात ध्यान देना है कि ध्यान रहे कि साम्य अवस्था स्थापित होने के लिए शुद्ध पदार्थों की उपस्थिति आवश्यक है। प्योर सब्सटेंस हम लोग लेंगे, चाहे भले ही उनकी थोड़ी मात्रा हो लेकिन जो है शुद्ध मात्रा हो, किंतु उनके सांद्रण या दाब साम्य अवस्था स्थिरांक के व्यंजक में नहीं होंगे। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखेंगे तो इनके कंसंट्रेशन या प्रेशर के जो कुल मिलाकर के मात्रक है यूनिट वो नहीं होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अतः सामान्य स्थिति में शुद्ध द्रव एवं शुद्ध ठोसों को साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में
नहीं लिखा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना सब पढ़ने के बाद जो ये लाइन निकल के आई है, इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। इनको हाईलाइट कर लीजिए कि यथा सामान्य स्थिति में शुद्ध द्रव एवं शुद्ध ठोस को साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में नहीं लिखा जाता है। यानी सॉलिड और लिक्विड जो होंगे उनको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो एक्सप्रेशन होंगे उनमें नहीं लिखेंगे। तो अब फिर देखिए एग्जाम्पल द्वारा समझा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं एनसीईआरटी को अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो पूरा खेल हो जाएगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब फिर दे रहा है Ag2O सॉलिड प्लस 2HNO3 एक्वस इक्विलिब्रियम का साइन 2AgNO3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। अब यहाँ पर अगर कैसे लिखना है तो देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में ये 2AgNO3 एक्वस है प्लस H2O लिक्विड है हमारा, और इधर Ag2O सॉलिड है प्लस 2HNO3 एक्वस है हमारा। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात को अच्छे से समझना है। अगर इस बात को आप अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझिए, देखिए हम समझा रहे हैं आपको। Ag2 या O सॉलिड है और शुद्ध अवस्था में है, H2O लिक्विड है शुद्ध अवस्था में। तो द्रव और ठोस को जो शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस हो साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में नहीं लिखना है। आप ध्यान दीजिए, इसी जगह आप लोग गलती करेंगे, थोड़ा समझिए। देखिए 2HNO3 एक्वस है, 2AgNO3 एक्वस है। आप कहेंगे ये भी तो जलीय विलयन है, द्रव नहीं है क्या? इसको क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये शुद्ध नहीं है। देखिए पानी तो है लेकिन पानी में AgNO3 मिला है, एक्वस AgNO3 है यानी AgNO3 का जलीय विलयन है, एक्वस HNO3 है यानी HNO3 का जलीय विलयन है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। जो शुद्ध है उनको नहीं लिखेंगे। H2O शुद्ध है, Ag2O शुद्ध है, सॉलिड है, लिक्विड है। इसलिए ठोस और द्रव जो शुद्ध अवस्था में है, प्योर स्टेट में, उनको नहीं लिखना है। मिक्स में है तो लिखना है। तो समझिए हमारी बात को। तो प्रोडक्ट में देखिए केवल AgNO3 को लिखा है और मल्टीप्लाई 2 का है तो पावर में 2। इधर HNO3 को रिएक्टेंट वाला नीचे रहता है तो लिखा है, और 2 का मल्टीप्लाई है तो पावर में 2 लिखा है। अब आप समझ गए होंगे कि Kc और Kp को किस तरीके से लिखना है। तो हर एक चीज को हमें बहुत अच्छे से समझते जाना है और समझ समझ के कदम बढ़ाना है। अगर समझ समझ के कदम बढ़ाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी और सिलेक्शन 100% होगा। तो देखिए अब आगे देखते हैं। अभिक्रिया CO2 गैस प्लस C सॉलिड है, इक्विलिब्रियम का साइन 2 CO2 गैस है के लिए 1000 केल्विन पर Kp का मान 3 है। यदि प्रारंभ में PCO2 यानी आरंभ में CO2 का दाब 0.48 बार है तथा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का दाब 0 है, जाहिर सी बात है आरंभ में रिएक्शन नहीं हुई होगी तो कोई प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनेगा ही नहीं, तो उसका दाब 0 होगा। तथा शुद्ध ग्रेफाइट उपस्थित हो, शुद्ध ग्रेफाइट कह रहा है तो CO तथा CO2 के साम्य पर आंशिक दाबों की गणना कीजिए। तो CO और CO2 जब इक्विलिब्रियम में है तो उनके आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर की गणना करना। आंशिक दाब क्या होता है पीछे बता चुके हैं कि आंशिक दाब का मतलब होता है कि जैसे 3 गैस सिलेंडर में भरी हैं तो उसका कुल दाब होगा। अब उनको सबको निकाल के एक भर दिया जाए तो जो दाब होगा उन तीनों में एक अंश रहेगा, इसीलिए उस एक के दाब को आंशिक दाब कहते हैं मोटी मोटी भाषा में। तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट का मतलब ये कार्बन सॉलिड को ग्रेफाइट की अवस्था में है, ग्रेफाइट।
और ये स्टैंडर्ड स्टेट है कार्बन की, प्रकृति में पाई जाती है। तो जो स्टैंडर्ड स्टेट है उसको क्या हमें कांस्टेंट मानेंगे, तो उसको नहीं लिखेंगे, पीछे पढ़े हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया के लिए यदि CO2 के दाब में कमी x हो तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा समझिए। यहाँ दाब इतना है और प्रारंभ में 0 है, और इक्विलिब्रियम जब होगा, इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर मान लीजिए कह रहा है कि यदि CO2 के दाब में कमी x हो, इसके कमी x होगी तो इधर कितना बनेगा 2x। 2 मोल है तो 2x मैंने लिखा, 1 होता तो x लिखता। अब इधर 1 मोल है CO2 का, तो इधर कैसे लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे 0.48 माइनस x। ध्यान दीजिए लिखा कैसे जाता है, 1000 बार गलती आप लोग करते हैं, समझिए बात को। 2 मोल है तो 2x लिखा है, इक्विलिब्रियम पर इतना बनेगा, और इधर बचेगा कितना, 1 मोल है तो 2 नहीं 1 घटाना है x, तो 0.48 में 1 x घटाया। तो लिखा कैसे जाएगा थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए, तो बातें बहुत हल्की हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 0.48 में 1 x घटाया है, और प्रोडक्ट यानी उत्पाद की तरफ 2x लिखा है। समझ में आपको आ गया होगा। अब Kp इक्वल टू प्रोडक्ट का दाब अपान रिएक्टेंट का, चूंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में इसलिए कांस्टेंट रहेगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इसलिए PCO का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 है, अपान PCO2 होगा। गैस का ही दाब होता है, इसलिए Kp इक्वल टू PCO का स्क्वायर, क्योंकि पहले 2 का गुणा था, नीचे PCO2 हो गया। तो Kp इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, अपान PCO2 कितना आया, इतना, तो 0.48 माइनस x। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, नहीं क्वेश्चन में दिया है Kp इक्वल टू 3, हमको x निकालना है, पार्शियल प्रेशर। तो देखिए सॉल्व किया, तो यहाँ तक सॉल्व किया, 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 0.48 माइनस x, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1.44 माइनस x, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1.44 इक्वल टू 0। अब a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर माइनस 1.44। ध्यान रहे गलती हो जाती है, चिन्ह सहित रखना है c की वैल्यू। अब ये फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसको हिंदी में जहां तक बोलते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको याद कर लीजिए, पीछे भी एक क्वेश्चन में लगाना पड़ा था, तो जहां बार बार आएगा तो इसको याद कर लीजिए कि कहीं भी क्वेश्चन में रखना पड़ सकता। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग याद कर लेंगे। तो अब वैल्यू रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4a 4 है, बी सी माइनस इतना है, चिन्ह सही रखना है, अपान 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 4। तो ये आ गया माइनस 3 प्लस माइनस 5.66 अपान 8। चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं होता है, अतः इस मान की उपेक्षा कर देते हैं। तो x यानी किसी भी कोई दाब, x की वैल्यू यानी सांद्रता या दाब है, आंशिक दाब है, तो कह रहा है x का मान ऋणात्मक नहीं होता है, अतः इसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो इसकी उपेक्षा करेंगे तो x की प्लस माइनस में देखिए यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में 2 वैल्यू आएंगी, तो जो ऋणात्मक होगी उसकी हम उपेक्षा कर देंगे, ऋणात्मक वाला नहीं रखेंगे। तो धनात्मक वाला हमारा आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 5.66 में ये घट जाएगा। प्लस माइनस में केवल प्लस वाले को वैल्यू देंगे, माइनस वाले को नहीं, क्योंकि अगर माइनस रखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस x का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए माइनस वाला नहीं रखेंगे, प्लस वाला रखेंगे। तो माइनस 3 प्लस 5.66 कितना हो जाएगा 2.66 अपान 8, तो आ गया 0.33। तो x जो है
आंशिक दाब, तो साम्य पर आंशिक दाबों के मान इस प्रकार से होंगे। अब ध्यान दीजिए, x की वैल्यू आई है, अभी ये आंशिक दाब नहीं है। अब देखिए जो PCO है क्वेश्चन में, PCO ये देखिए, तो 2 मोल है इसके, तो 2 का गुणा करेंगे x में, तब PCO का जो दाब आएगा ये CO का आंशिक दाब होगा। PCO2 में इक्विलिब्रियम में कितना था, इक्विलिब्रियम में इसको 2x माना था, इसको 0.48 माइनस x, तो अभी x की वैल्यू जो 0.33 आई है उसको यहाँ पर घटा देंगे 0.33, तो अब जो वैल्यू आएगी 0.15 बार, ये हमारा PCO2 का आंशिक दाब होगा। कब? इक्विलिब्रियम में। ध्यान दीजिए, दोनों इक्विलिब्रियम में है ये बार आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो समझ करके हम लोगों को कदम रखना है, और अगर आप लोग समझ के कदम रखेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अब देखिए आगे आ जाता है साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग, यानी इनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उपयोग है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोगों पर विचार करने से पहले हम इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षणों पर ध्यान दें। तो पहला क्या है कि साम्यावस्था स्थिरांक का व्यंजक तभी उपयोगी होता है जब अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता साम्यावस्था पर स्थिर हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो कंसंट्रेशन की रेट है वो जब साम्यावस्था पर स्थिर हो जाएगी तभी साम्यावस्था स्थिरांक का जो व्यंजक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे लिए काम का होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। कब करता है, किस पर निर्भर करता है? इक्विलिब्रियम पर जो सांद्रता है यानी कंसंट्रेशन होता है उस पर निर्भर करता है। स्थिरांक का मान एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त रासायनिक अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट होता है जो ताप बदलने के साथ बदलता है। तो ध्यान दीजिए कि जो स्थिरांक है वो एक निश्चित टेम्परेचर पर लिया गया है। अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाएगा। तो ताप बदलने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा। अगला कह रहा है उत्क्रम अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रवर्ती अभिक्रिया के साम्यावस्था के स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए Kc इक्वल टू 1 बैकवर्ड रिएक्शन के लिए Kc व्युत्क्रम होता है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक K उस संगत अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित होता है जिसका समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में किसी छोटे पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। तो जैसे कोई रिएक्शन हो, पूर्ण हो, उसको फिर हाफ कर दें, तो कह रहा है कि इस प्रकार अगर हम लोग कर देंगे तो क्या होगा कि किसी भी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक के उस संगत अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित होता है जिसका समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में किसी छोटे पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे कोई रिएक्शन हो, उसमें 2 का गुणा कर दें या आधे का गुणा कर दें, तो उसी के संगत मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। अभी आगे प्रयोग क्वेश्चन देखेंगे, नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कह रहा है अब हम साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोगों पर विचार करेंगे तथा इसका प्रयोग निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में करेंगे। कौन कौन से उत्तर दे सकते हैं? साम्यावस्था स्थिरांक के परिमाण की सहायता से अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ध्यान दीजिए परिमाण, तो उससे हम अभिक्रिया की सीमा क्या है उसके बारे में पता लगाएंगे।
दूसरा अभिक्रिया की दिशा का पता लगाएंगे और साम्य अवस्था सांद्रण की गणना करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन कितना है। तो 3 चीजें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता लगाएंगे। तो अभिक्रिया की सीमा, तो अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, मतलब कितना एक्सटेंट तक जाएगी, कितनी सीमा तक जाएगी, उसका पता लगाना। तो इसका स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।